नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। लोक मंत्र के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं और बीजेपी ने एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाकर एक बहुत बड़ी एक रणनीति के तहत उनको बनाया है। और देखना यह है कि इसका असर चुनाव पे क्या पड़ेगा। चुनाव से जब मैं बात कर रहा हूं तो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, जो कुछ ही महीने में 5-6 महीने में होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जो संख्या है 2011 के हिसाब से देखें तो करीब 2.25 करोड़ है, जो कि अब जाहिर है कि 3 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। और इसमें आदिवासियों की जो प्रतिशत है वो 33 से ज्यादा है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलता है। इस चर्चा में हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से वरिष्ठ पत्रकार पूरन चंद्र रथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं आशुतोष, आपकी जगह आशु सक्सेना। और ये दोनों और हम मिलकर चर्चा करेंगे कि इस पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी का मूव है इसका क्या असर हो सकता है। जी, निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव के पहले ये जो चार राज्यों में जो चुनाव, 5 राज्यों में कुल हुए, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर सफलता मिली, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व तो है ही लोकसभा चुनाव के नजरिए से। लेकिन साथ साथ जो अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने सामने रखा है, विष्णुदेव साय जी का, जो बहुत ही अनुभवी, बहुत पुराने सांसद, 4 बार के रह चुके हैं, एक बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं 3 बार। तो इस तरह से एक अनुभवी चेहरे को, आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के कारण हम ये मान सकते हैं कि भाजपा की कहीं ना कहीं मंशा दीर्घकालीन फायदा लेने की है। वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि लोकसभा चुनाव में इस कदम का फायदा दूसरे राज्यों के आदिवासी मतदाताओं के को अपनी ओर आकृष्ट करने में भी होगा। और जहां तक के सामने चुनाव हैं, ये विधानसभा चुनाव, अगले झारखंड और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी है। तो उन सब में जो आदिवासी मतों की ओर उनका एक तरह से ये दांव खेला गया है, उनको ध्यान में रख के। और छत्तीसगढ़ अपने आप में ही जिस तरह से सरगुजा का इलाका, उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका, उसने भाजपा को इस बार लगभग पूरी सीटें दी हैं। और बस्तर में 12 में से 4 सीटें कांग्रेस ले पाई है, बाकी 8 सीटें भाजपा को मिली हैं। तो उससे ये माना जा रहा है कि आदिवासी मतदाताओं ने जो विश्वास भाजपा के प्रति दिखाया है, और उसका भाजपा ने इस बार जो है वो उनको आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में देने की कोशिश की है। हालांकि एक दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जब जब आदिवासी चेहरा सामने करती है, आदिवासी गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ में थे, तब भाजपा के शासन के समय में सलवा जुड़ूम आंदोलन चलाया गया था और बड़े पैमाने पे आदिवासी इलाकों में लोगों को घर से बेघर होना पड़ा था। और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके बाद और बढ़ा, और माओवादी मूवमेंट उसके बाद और तेजी से बढ़ा, जिसके कारण आदिवासियों को दोनों तरफ का नुकसान उठाना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को देखने का एक नजरिया ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद जो जल जंगल और जमीन पे जो कॉरपोरेट कब्जे की गतिविधियां हैं वो ज्यादा तेज हो जाएंगी। और उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को सामने रख के आदिवासियों के हितों से ज्यादा समझौते करके नीतियां लागू की जाएंगी। ये दो तरह की आशंकाएं हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा जनोन्मुखी होने की कोशिश कर सकती है, ज्यादा लोगों के प्रति सहानुभूति वाले उपक्रम कर सकती है। लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीमें जो वायदे किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी पुरानी टीम जो डॉक्टर रमन सिंह की टीम है, वही एक तरह से विष्णुदेव साय जी के साथ है। तो एक तरह से वो एक नजरिया है देखने का। और दूसरा नजरिया ये जो मैंने अभी आपको कहा। जी फिरोज नहीं जी, जी। ऐसे बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि आदिवासी उन्हें उन पर विश्वास करते हुए उनको जिताया? ऐसा क्या किया उन्होंने?
देखिए और ऐसा, और बीजेपी, दूसरी तरफ से मैं देखूं, अगर ये पूछूं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या नहीं किया, कहाँ कांग्रेस से चूक हुई कि आदिवासी उनसे छिटक गए। जी जी, हम देखेंगे कि 2018 में जैसे भूपेश बघेल ओबीसी नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने, भूपेश बघेल ने कभी भी उस चीज को झुठलाया नहीं, और उन्होंने लगातार, एक तो किसान समाज से वो आते हैं और दूसरा ओबीसी समाज से आते हैं, इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया लगातार। और आदिवासी नेताओं को जिस तरह से पहल कदमी, जिस तरह से उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी प्रदेश की राजनीति में, या जिस तरह से उनको कद मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिल पाया, उससे एक असंतोष आदिवासियों के बीच में पनपता रहा। हम दूसरी ओर ये भी देखना चाहेंगे कि आदिवासी इलाकों की जो समस्याएं थी, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के जो विवाद खड़े किए जा रहे थे, जैसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के जो दिक्कतें हुई थी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बड़े पैमाने पर, उसको लेकर के भी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं था, बहुत साफ नहीं था। तो आदिवासी इलाके में एक तरह से सरकार जो है वो बहुत सक्षमता से आदिवासी वोटों को आकृष्ट करने के लिए काम नहीं कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं वो ओबीसी प्राथमिकता वाली सरकार है, ये स्टेब्लिश होता जा रहा था। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में जो परेशानियां चल रही थी, आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज बहुत मुखर हुआ था। अनसुईया उइके जी ने आदिवासियों के एक सम्मेलन में उससे संबंधित घोषणा भी की थी, लेकिन उसके बाद जो विधेयक आया उसमें ओबीसी आरक्षण को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास भेजा, लेकिन वो विधेयक राज्यपाल के पास जाकर के अटक गया। तो उसको लेकर के आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां नहीं हुई, और आदिवासी समाज जो हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद जो है पूरा आरक्षण आरक्षण का पुराना जो है पैटर्न वो फिर से लागू किया गया। तो इन सब चीजों को लेकर के एक आदिवासी समुदाय में लगातार ये बातें जा रही थी कि ये सरकार ओबीसी के प्रति जितना कमिटेड दिख रही है उतना आदिवासियों के प्रति कमिटेड नहीं है। ये चीजें धीरे धीरे स्टेब्लिश होती गई, और जो टी एस सिंहदेव के साथ सरगुजा वाले जो टी एस सिंहदेव हैं, उनके और भूपेश बघेल के बीच जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पूरे 2 साल तक के, सत्ता समझ लीजिए सत्ता आप, संघर्ष। सरकार बनने के, जी, सत्ता संघर्ष, तो उसका खामियाजा उठाना पड़ा। और एक तरह से देखें तो सरगुजा में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, और अब जो है जो लड़ाई है वो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी भूपेश बघेल को बहुत जबरदस्त तरीके से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुर्ग संभाग से वे आते हैं, और दुर्ग संभाग में ताम्रध्वज साहू हैं, रविंद्र चौबे है, ऐसे कद्दावर नेता जो उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो इन सब से ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार थी उससे चूक हुई है, और वो चूकों को बहुत सारी चूकों ने मिल करके ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि कांग्रेस को बड़े पैमाने पे अपनी सीटें खोनी पड़ी। जी फिरोज। देखिए इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि एक जमाना था जब कांग्रेस के पास अरविंद नेताम जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो केंद्र में भी आए, मंत्री भी रहे यहाँ पर। क्या आप, इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस के पास कोई आदिवासी नेता का बड़ा चेहरा नहीं था, या उसको प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया, और ये जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि टेकन फॉर ग्रांटेड, उनका कि आदिवासियों के तो वोट हमें मिल ही जाएंगे। क्या कहीं इनसे यहाँ पर चूक हुई? जी जी, बस्तर में देखिए आप, 12 विधायक आते हैं बस्तर से, और बस्तर में उन्होंने एक कवासी लखमा जी को मंत्री बनाया था, और बाकी सारे विधायक जो हैं, जो कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं बहुत सारे, उसमें से एक दो ही ऐसे रहे हैं जो नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस तरह से किसी को मंत्री बनाने की या किसी को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं की। तो आदिवासी नेताओं में एक असंतोष तो था। अरविंद नेताम तो सिर्फ भूपेश बघेल के साथ जो है तालमेल नहीं हो पा रहा था, उसी वजह से ही वो पार्टी से बाहर गए। अरविंद नेताम ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसके कारण वो उनकी पार्टी के वोटों का भी नुकसान उठाना पड़ा कहीं ना कहीं। तो एक सर्व आदिवासी समाज का तालमेल अगर कांग्रेस के साथ होता तो शायद कांग्रेस को उससे बेनिफिट मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में आदिवासियों ने वो नोटा को ज्यादा तवज्जो दी। आप देखेंगे कि आदिवासी सीटों में नोटा के वोट भी काफी आए हैं, कई जगह तो जीत का जो अंतर है उससे ज्यादा नोटा के वोट हैं। पिछले बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार उसके कारण कांग्रेस को लगातार अपना नुकसान उठाना पड़ा है। और ये स्थिति जो है वो मैदानी इलाकों में भी है, डोंडी लोहारा वगैरह की सीटों में भी आप देखेंगे कि वहां पर जो व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के प्रयास थे, उस आधार पर तो जहां विधायक सक्रिय जीत हासिल की है,
और लेकिन बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो ये नुकसान कांग्रेस को एक साथ उठाना पड़ा है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को जिस तरह से अकेला छोड़ दिया गया था अपनी सीट पर, और वो हार गए वहां पर से, एकदम नए प्रत्याशी से वो हार गए भाजपा के। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने जिन नेताओं को तवज्जो दी, जिनको बड़े पद पर बिठाया, वो क्या कारण है कि अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं उसमें व्यवहार का अंतर, या कहीं ना कहीं उसमें उनकी कार्यप्रणाली में फिर से विचार करने की उनको जरूरत है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहे। और जहां तक कि आप देखेंगे कि कांग्रेस में बहुत जो अपन कहते हैं कि अगर सवर्ण वोट या उस तरह के सवर्ण उम्मीदवार जो कांग्रेस के हैं, वो भी कहीं खास जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अब तक के। जो मतलब जो रिजल्ट तो अब आ ही चुका है, उसमें हमको लगता है कि भाजपा में बल्कि उसकी तुलना में ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार जीत करके आए हैं। जी। हाँ, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पर को देखते हुए उन्होंने एक आदिवासी को वहां पर सीएम बना दिया। ये ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वहां पर बीजेपी के वहां पर कद्दावर नेता हैं, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, और भी नेता हैं वहां पे। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर इनको बनाए जाने के बाद फिर वहां पे वोटबाजी शुरू हो जाएगी और इसका असर आगे देखने को मिल सकता है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रख के पर्याप्त विचार विमर्श करके विष्णुदेव साय का चयन किया गया है। भाजपा ने बहुत दीर्घकालीन लाभ को, पार्टी के लाभ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, क्योंकि जो विष्णुदेव साय हैं वो मूल रूप से डॉक्टर रमन सिंह के नजदीकी संबंध के कारण ही जाने जाते हैं। उनका शुरू से सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है डॉक्टर रमन सिंह से। और जैसा कि माना जाता है कि प्रदेश में भाजपा के स्ट्रांगली दो अलग अलग गुट थे। जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल को अलग माना जाता है, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल की का जो गुट है उसके जो लोग हैं वो लोग अलग हैं। और छत्तीसगढ़ में भाजपा ऊपर से भले एक दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित तो रही है। लेकिन इस चयन में जो विष्णुदेव साय हैं वो डॉक्टर रमन सिंह की टीम के ही सदस्य माने जाते हैं, तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ऐसा माना जा सकता है। और जो चुनावी वायदे पूरा करने के लिए जो एक टीम मंत्रिमंडल की बनेगी, जो टीम को लगातार काम करना पड़ेगा, तो उसमें भी इनको सुविधा होगी कि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के रूप में साथ में उनकी टीम में रहेंगे ही। और जो मंत्री पहले के रह चुके हैं, 15 साल के मंत्री रह चुके हैं, जैसे कि केदार कश्यप हैं, जैसे कि वो लता उसेंडी हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री रहे हैं, उन सब का भी इस मंत्रिमंडल में समावेश होगा। तो जिससे स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पर, और परस्पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां शायद कम होंगी, ऐसा माना जा रहा है। अब जबकि वहां पर एक आदिवासी को सीएम बना दिया गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या वो जो 33% से ज्यादा जहां आदिवासी हो उसको आप नजरअंदाज करके लोकसभा का चुनाव कैसे जीतेंगे? तो क्या वहां पर आपको ऐसा नजर आता है कि वहां पर प्रदेश में अभी कई ऐसे आदिवासी नेता हैं जो जिनको चेहरा बनाया जा सकता है, जिनको आगे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी बहुत सारी गड़बड़ियों की खुद से आत्मालोचना करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि किस तरह से उसमें पॉजिटिव बदलाव ला सके कांग्रेस। क्योंकि इस सरकार में ऊपर से तो ये देखा जा रहा था कि सरकार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है करके, लेकिन नेतृत्व ने जो बाकी लोगों को अपने से काफी पीछे रखा था, जो एक तरह से सबको लेकर के चलने वाला नेतृत्व नहीं होने का खामियाजा कांग्रेस को इसमें उठाना पड़ा। तो अब जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, तो मुझे लगता है जब कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी, तो उसके पीछे पीएल पूनिया जैसे लोगों की मेहनत थी, जिन्होंने लगातार दौरे किए थे, लगातार गांव-गांव तक वो पहुंचे थे, ब्लॉक तक पहुंचे थे, और सारे नेताओं को एक स्तर पर उन्होंने लाया था और सबको महत्व दे करके उन्होंने एकजुट किया था कांग्रेस को। तो जिसका लाभ कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था, और कांग्रेस जीत पाई थी उस तरह से। और भाजपा के खिलाफ 15 साल का कुशासन का जो गुस्सा था लोगों में, जो एक अफसरशाही हावी होने का गुस्सा था, वो भी कांग्रेस को फायदा दे गया। लेकिन इस
इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में भी वही स्थिति लगभग निर्मित होने लग गई थी और कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत नाराज थे। और ठीक चुनाव के 3-4-5 महीने पहले ही अगर आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया हो तो उसका भी असर पड़ा था कांग्रेस के उसमें। तो कांग्रेस को एक प्रदेश अध्यक्ष को ज्यादा अधिकार देते हुए, प्रदेश अध्यक्ष को ज्यादा मजबूती से काम करने का मौका देते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए उस तरीके से। मुझे लगता है पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी क्या निर्णय लेती है कांग्रेस की, वो उसके नेता, अनुभवी नेता बेहतर जानते होंगे। लेकिन अभी की स्थिति में जो है कि कांग्रेस बहुत जल्दी बहुत पीछे आ गई ऐसा प्रतीत हो रहा है, जबकि ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं थी कांग्रेस के लिए। और भूपेश बघेल की एक सफलता भी ये कही जाएगी कि किसान केंद्रित जो अर्थव्यवस्था है छत्तीसगढ़ की, उसके लिए उन्होंने भाजपा को भी बाध्य किया कि भाजपा उस प्लेटफॉर्म पर आए कि धान की अधिक कीमत देने के लिए भाजपा ने कमिटमेंट किया और उसको पूरा कर रही है। जबकि ये वही भाजपा सरकार है जिसने, केंद्र सरकार ने भूपेश बघेल को बोनस अलग से देने पर धान खरीदने से मना कर दिया था। यानी ये वही केंद्र की भाजपा और राज्य की भाजपा एक साथ बोनस जोड़ करके पैसा देने की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र पर कर चुकी है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस भुगतान को भाजपा किस तरीके से कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से धान का बोनस अलग से देने की व्यवस्था की थी और भाजपा ने कमिटमेंट किया है कि वो धान का बोनस और धान का एमएसपी दोनों एक साथ भुगतान करेगी, एक ही दिन भुगतान करेगी। तो उसके लिए किस प्रणाली का चयन करेगी भाजपा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि राज्य में 3 तारीख को मतगणना हुई है और 4 तारीख को ही राज्य ने लगभग 80,000 करोड़ का वो ऋण पत्र जारी करने की घोषणा की है। वो गजट में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कि सरकार को मार्केट से एक तरह से पैसे कर्ज उठाने हैं। तो वो स्थितियां अगर सरकार की ऐसी दिख रही हैं और उसमें सरकार चुनावी वायदों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है, तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि अभी भाजपा को लोकसभा चुनाव में जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करना है जिसके वायदे पर वो सरकार में चुनी गई है। तो उनको पूरा करने के लिए वो कितना जल्दी और कैसे कदम उठाती है। दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसे अपनी तैयारियों के लिए अपने सरकार के बिना अब अपनी तैयारियां करनी है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं के उसको मनोबल को बनाए रख पाती है कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छे से लड़ाई पे आ सके, मैदान पे आ सके। जी विरोध जी। जी जी, छत्तीसगढ़ में तो खैर हमने देख ही लिया, वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। और आज शाम तक सुनने को आ रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वहां पर सीएम कौन बनेगा। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो वहां पर भी लगता है कि कोई हमें नया चेहरा ही देखने को मिला। आशीष सक्सेना तो आज जुड़ नहीं पाए किसी तकनीकी वजह से। पूरन जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द अब दूसरे एपिसोड के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।